हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने एक कंपटीशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसी सीरीज में आज मैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस आपको सीए के एग्जाम में या फिर हम कह सकते हैं कॉमर्स विजार्ड के एग्जाम में, जो कि आईसीएआई हेल्ड करवाता है, सीटीएससी के एग्जाम में, और आपके जो सीबीएसई बोर्ड होने वाले हैं उनके एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। रोज जो भी सीरीज में डालती हूँ 1 या 2 दिन में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे जरूर सुने क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा, मार्केट जो है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोलिस्टिक, तीसरा मोनोपोली और चौथा ओलिगोपोली मार्केट। ये 4 टाइप के हमारे पास में क्या है, एक तरीके से मार्केट है। इन चारों में से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा गया है। ये चारों अलग अलग टाइप के मार्केट हैं। मैं यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने आपको टाइप बताए हैं। मैं डिस्कस करूंगी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं और सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम होते हैं। और जहां पर सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम है वहां एक कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होती है उस मार्केट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ दिए गए हैं। उनमें से मैं बताना है कौन सा इनमें से जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है, मोबाइल होते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि सभी दुकानों में सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम कोई भी ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। सेलिंग कॉस्ट वहीं पे लगती है जहां हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट सारे सेम हैं, किसी को भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन 4 है, देयर इज नो यूनिफॉर्म प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म होते हैं, ये भी गलत हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर इन कॉलम ए टू और दैट ऑफ द कॉलम बी। आपके पास एक कॉलम दिया गया है जिसमें हमें मैच करना है करेक्ट। तो बेटा, एक्साइज ड्यूटी कैपिटल रिसिप्ट्स में नहीं आता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही है, आगे की हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो 11th का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन इनकम इंक्रीज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। देखिए बेटा, जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स में इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्या होगा। तो पहला तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तभी मैं हमेशा कहती हूँ आप उसका आंसर दे पाएंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट क्या होगा ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का जब इनकम इंक्रीज होती है नॉर्मल गुड्स के लिए। तो बेटा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही यहाँ पे राइज हो जाएंगी अगर मतलब हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब जो 13th क्वेश्चन है वो कहता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बेटा, इसमें है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस रेट टू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन ना होना, मतलब काम करना जो चाहता है वो 8 घंटे उसे काम मिल रहा है 4 घंटे, ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू बट आर विलिंग टू वर्क एंड प्रिवेलिंग वेजेस, ये भी बिल्कुल गलत है। Full employment equilibrium refers to the situation when people who are not able but are willing to work and prevailing wages, ये भी गलत है। Full employment equilibrium refers to situation when people who are able, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य हैं, at the prevailing wages rate employed, उनको काम मिला हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट वही स्टेज होती है जहां पर लोग
काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं और उन्हें प्रिविलेजिंग प्राइसेस के ऊपर काम मिला हुआ है, दैट स्टेज इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत थे। क्वेश्चन नंबर 14, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट फीवर क्वांटिटीज ऑफ वन और बोथ गुड्स ऑफ अ हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हायर यूटिलिटी लेवल। तो देखिए बेटा, नहीं, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो फीवर क्वांटिटी को नहीं दिखाता। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाता है या इंडिफरेंस मैप ऊपर की तरफ जाता है, आईसी, पहली वाली आईसी जो है, फिर दूसरी वाली आईसी, फिर तीसरी, तो जितनी आईसी ऊपर जाती जाएगी उतना ही उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एनहांस होगा। तो हम इसका जो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15, जीडीपी इज नॉट अ अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर बिकॉज ऑफ। देखिए बेटा, जीडीपी जो है वो एक वेलफेयर का इंडिकेटर तो है बट अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जीडीपी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं हमारा देश डेवलप हुआ है, बट नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नलिटीज जो कि हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं, वो भी इससे मतलब वेलफेयर को शो नहीं करती हैं। साथ में कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब हो सकता है कि तीनों सेक्टर्स इसमें बराबर इंक्लूड ना हो। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं करते वो इंक्लूड नहीं होती हैं जीडीपी में। तो ऑल ऑफ द अबाउ जितनी भी सिचुएशन बताई गई हैं ये सारी क्लेरिफाई करती हैं, ये दिखाती है कि जीडीपी एक एप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर कॉलम ए टू कॉलम बी। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। बेटा इसका पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वही ठीक है, तो हमें आगे वाली पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो 16 का ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द आइटम कॉलम ए ऑफ द कॉलम बी। मनी सप्लाई टोटल स्टॉक इन सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक को शो करता है और टोटल स्टॉक जो सर्कुलेशन में है वो। मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बिल्कुल नहीं है, मनी क्रिएशन नहीं है इसका सेंट्रल बैंक का काम। ये तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ जो सेंट्रल बैंक होता है उसके जो काम है ये कमर्शियल बैंक का था। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, मनी स्टॉक ये भी नहीं है, मनी इन द बैंक, मनी डिमांड नहीं। जो बैंकों में मनी रखी है उसमें अगर डिमांड डिपॉजिट है तो वो ठीक है, बट अगर ऐसा है और सारी डिपॉजिट है वो इस पे इंक्लूड नहीं होती है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन इलास्टिक। अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड इन इलास्टिक है, अब देखो बेटा इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जो डिमांड है अगर हम उसे चेंज कर सकते हैं तो इलास्टिक है, अगर डिमांड को हम चेंज नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक है। तो जैसे आप जो घर में रोटी खाते हैं, नमक खाते हैं, शुगर खाते हैं, ये चीजें छोटी छोटी हैं बट इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर एक दिन एसी बंद हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो एसी की जो डिमांड है वो एक तरीके से इलास्टिक, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट खाने का, पानी का ये जो डिमांड होती है ये आपकी इन इलास्टिक होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए कमोडिटी है वेरियस यूजेज, इसमें बिल्कुल इलास्टिक हो सकती है। डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विद वेरिएबल प्राइस, इसमें भी हो सकता है। कमोडिटी हैज फ्यू यूजेस, कमोडिटी हैज नो यूजेस एट ऑल, तो इसका ऑप्शन जाएगा 3rd, मतलब 18th का जो है वो 3rd ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एरिया अंडर एमसी। एमसी का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। कर्व इज इक्वल टू, जो एमसी कर्व है वो किसके बराबर होता है, तो बेटा एमसी कर्व जो है वो टीवीसी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एमसी भी मार्जिनल कॉस्ट है जो कि दिखाती है चेंज को, और टीवीसी भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है जो कि चेंज को ही दिखाती है। तो ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20, स्मोक एमिटेड बाय अ केमिकल फैक्ट्री एंड कॉजिंग एयर पोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक केमिकल फैक्ट्री है, उससे यहाँ से स्मोक निकल रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहां से जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है, उससे पैसा आएगा तो जीडीपी में जाएगा, बट स्टिल जीडीपी में जाते हुए भी, प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए भी यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें एयर पोल्यूशन जो है उसको दिखा रहा है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसे हम इसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर काउंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन जाएगा 2nd। देखिए बेटा ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे हमने जो 10 से 20 तक के किए।
ये क्वेश्चंस जो है आपको बेसिकली जो 11th के क्वेश्चन है वो तो आपको 11th में काम आने वाले हैं। 12th के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको 12th में तो आएंगे, साथ में जो 11th और 12th दोनों के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ इसमें कोई प्रॉपर 11th 12th का नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाती हूँ मिक्सअप होते हैं, कुछ 11th के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 12th के क्वेश्चन होते हैं, और दोनों से मिलकर ही आपका CPSC का एग्जाम आने वाला है, दोनों से मिलकर ही कॉमर्स विजार्ड का एग्जाम आने वाला है, और इन दोनों से मिलकर ही कहीं ना कहीं आप आगे जो कंपटीशन के एग्जाम देंगे कॉमर्स से रिगार्डिंग वो भी आने वाले हैं। और दूसरी बात, जो 12th क्लास के अंदर जो बच्चे अभी CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो 12th क्लास के क्वेश्चंस मैं एज ए MCQ करवा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा CUET का, जो कि इसी साल लगाया गया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प करेंगे। तो बेटा सीरीज को महज एक पेज या फिर सिर्फ मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर आप इसे अवॉइड ना करें, आप इसे सुने, इससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ में कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करवाती हूँ। जैसे आज मैंने मार्केट बताई, मार्केट के टाइप्स बताए कि 4 टाइप का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी किसी इसी टाइप की अच्छी सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।